नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। जरा इन सवालों को देखिए। ये सारे सवाल 70 बीपीएससी और 69 बीपीएससी में पूछे गए हैं। सारे जो हैं वो पर्यटन और कला संस्कृति बिहार का या व्यक्तित्व से संबंधित सवाल आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। ये सारे सवाल जो है इम्पॉर्टेंट ही हैं। ये सुजनी कढ़ाई है, ये तो 2018 यूपीएससी पीटी का सवाल है जो बाद में रिपीट किया गया है बीपीएससी में 69 में। 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम में एक ही चैप्टर से तीन सवाल पूछे गए। 70 बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं उन फैक्ट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पढ़ रहे हैं, बस इस नृत्य को पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ से अगर सवाल आता है तो आप इसको आसानी से कर सकें। पहला देखिए, इसमें क्या है, करिया या झूमर नृत्य इसको कहा जाता है। इसका संबंध मौसम से होता है, या महिला प्रधान नृत्य है, या गुजरात के गरबा संबंधित बिहार के मिथिलांचल प्रदेश अर्थात उत्तर बिहार के जो राज्य हैं, उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं उनमें परफॉर्म किए जाते हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में यह आयोजित होता है, जिसको झूमर नृत्य कहा जाता है। करिया झूमर नृत्य इसको कहा जाता है। अगला है झिझिया। इस नृत्य में राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा केंद्र में होती है। आपसे सवाल इस प्रकार ही पूछ सकता है कि राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा पर केंद्रित बिहार में कौन सी नृत्य लोकप्रिय है। इस प्रकार से सवाल भी बनाए जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप जो सवाल अभी तक हल कर रहे हैं बीपीएससी का, उसी पर आधारित सवाल आएगा, ऐसा माइंडसेट बना करके मत जाइएगा। अभी जो मैंने आपको सवाल बोला, इस प्रकार के अलग तथ्य पर आधारित सवाल भी आपसे पूछ सकता है, जिसमें फैक्ट्स तो वही होते हैं लेकिन उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। झिझिया नृत्य है जिसमें राजा चित्रसेन और उनकी रानी पर केंद्रित होता है। इसमें महिलाओं के समूह में एक महिला अपने सिर पर घड़ा लेकर नाचती है और बाकी उसकी सहायता करती है। इसका आयोजन आश्विन माह में दुर्गा पूजा जो अभी शुरू होगा ना, उसके दौरान इसका आयोजन किया जाता है। छऊ नृत्य जो है यह मुख्यतः युद्ध से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य होता है। पुरुष प्रधान नृत्य होता है मुख्य रूप से छऊ नृत्य, जिसमें दो स्वरूप होते हैं। पहला वीर रस आधारित सेनी, जी वीर रस का मतलब क्या होता है, युद्ध या इत्यादि उससे संबंधित, और दूसरा होता है श्रृंगार रस अर्थात कालीभंग श्रेणी श्रृंगार रस का इसमें विमोचन किया जाता है। पावरिया नृत्य होता है, यह काफ़ी प्रचलित है बिहार में। सामान्यतः पुरुष जो कि स्त्री की वेशभूषा धारण कर परिवार में जन्मोत्सव का गुणगान नृत्य गीत वगैरह करवाते हैं, इसको पावरिया बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, गांव घर में रहते होंगे तो देखा ही होगा। जोगीरा नृत्य होता है, होली के अवसर पर गांव में खासकर पुरुष महिलाएं समूह बनाकर होली के गीत गाते हैं, तो उसी को जोगीरा नृत्य कहा जाता है। पुरुष महिलाएं सामूहिक रूप से नहीं गाते हैं, अपने बिहार में उतना खुलापन नहीं है, पुरुष अलग गाते हैं, महिलाएं इसमें कम पार्टिसिपेट करती हैं। खोरली नृत्य जो है ये इसमें क्या होता है, ग्रामीण व्यावसायिक महिलाएं सम्मिलित होती हैं जो पारिवारिक शुभ एवं मांगलिक कार्यों के अवसर पर नृत्य गीत वगैरह करती हैं। तो इन 4-5 नृत्य को अलग से याद रखिएगा, बाकी जो है उसको हम लोग एमसीक्यू के जरिए। बाकी मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि शारदा सिन्हा जी की जो मृत्यु हुई है तो उनसे संबंधित फैक्ट्स को भी अलग से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, पहला सवाल क्या है, निम्न से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। कादरिया, फिरदौसिया और कलंदर या कुबारिया सिलसिले क्या होते हैं। सूफीज़म क्या है, तो जब इस्लामिक जो धर्म है, इस्लाम में धार्मिक कट्टरता बढ़ने लग गया तो धर्म के दूसरे स्वरूप को, अर्थात ऐसा स्वरूप जिसमें लिबरलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नृत्य गीत का समावेश होता है, जब कठोर शरिया को लागू करने लग गए जो इस्लाम का वास्तविक स्वरूप नहीं था, जिसमें नृत्य गीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया, तब जाके सूफीज़म एक नया विचारधारा इस्लाम से जन्म लेता है, जिसमें नृत्य गीत भजन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भजन तो नहीं बोलेंगे, उनकी भाषा में कव्वाली और बाकी चीज़ें बोल सकते हैं आप, इसको भी याद रखिएगा। तो सूफीज़म वहीं से शुरू होता है। भारत में इसके अलग अलग सिलसिले बने, अलग अलग सूफीज़म के संप्रदाय बने। जिस प्रकार से बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का अलग अलग संप्रदाय है, उसी प्रकार से सूफीज़्म के अलग अलग संप्रदाय बने, जिनको उस भाषा में कहा जाता है सिलसिला, सिलसिला कह दिया जाता है। तो सिलसिले जो हैं वो अलग अलग बने हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई फिरदौसी सिलसिला है, बहुत सारे सिलसिले भी बासरा और बेसरा दो प्रकार के होते थे। बेसरा और बासरा, जो कट्टर इस्लामिक पंथ को मानते थे, कानूनों को मानते थे, वो एक होते हैं जिनको कहा जाता है बासरा,
और एक होता है बेसरा जो कट्टरता को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सूफीज़म के सिलसिले कौन सा बिहार में स्थापित हो, तो फिरदौसिया इसको कहा जाता है। पहला का आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार में किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। और सूफी संत जो होते हैं, सूफी संत जो होते हैं ये सुप्रीम गॉड को यानी कि परम शक्ति को, अल्लाह को, ब्रह्म को अपनी मासूका की नज़र से देखते हैं, महबूबा की नज़र से देखते हैं और फिर उनके जो शक्ल है, उनकी सूरत है, उसके तारीफ़ में कसीदे करते हैं, उनकी तारीफ़ में गाने लिखते हैं, उनकी तारीफ़ में अद्भुत रचनाएं करते हैं। तो ये सूफीज़म की खास चीज़ है। इसलिए आपने बहुत सारे कव्वाली सुने होंगे जो बहुत सुंदर होते हैं, सुनने में भी आपको अच्छे लगते होंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। हालांकि अलग अलग सिलसिला होता है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता था, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर में मनाया जाता था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई है, अर्थात यह कपड़े पर ख़ास तौर से मिथिलांचल क्षेत्र में भी होता है, संपूर्ण बिहार में ही होता है सुजनी कढ़ाई। कपड़े पर बहुत सुंदर तरीके से धागे से अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है, इसको सुजनी कढ़ाई कहा जाता है। यह यूपीएससी प्रीलिम का सवाल है जो रिपीट किया गया है। मैथिली भाषा का विकास निम्न से किसके शासनकाल के दौरान हुआ, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ है मैथिली भाषा का विकास। ये भाषा जो है ये बिहार की जो लोकल लैंग्वेज है उनमें सबसे प्राचीन लैंग्वेज यही है और इसको भाषा का दर्जा संविधान में भी मिला हुआ है, 8वीं अनुसूची में यह शामिल किया गया है। भोजपुरी को भी शामिल करना चाहिए, भोजपुरी भी काफ़ी समृद्ध है लेकिन अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। ग्रामर भी होना चाहिए, उसके लिए अपना स्क्रिप्ट भी होना चाहिए। चलिए अगले वाले सवाल पर चलते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, मधुबनी, श्रीरंगम, पिछुई, मुगल, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में मधुबनी आर्ट फेमस है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है कहाँ पर, तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 8 का आंसर हो जाएगा सी, संथाल हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। सामा चकेवा लोक नृत्य में मुख्य पात्र कौन होते हैं, यह दिवाली के पश्चात से मनाया जाता है और सामा चकेवा में भाई बहन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। अगला है कि अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाट्य संगठन कहाँ पर सक्रिय है, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में यह सक्रिय है। छऊ नृत्य किससे संबंधित होता है, छऊ नृत्य जो है 11 का आंसर क्या हो जाएगा, यह युद्ध से संबंधित होता है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, उर्दू भाषा, और इसे किसने लिखा है, तो अब्दुल समद ने लिखा हुआ है। 1960-70 के आसपास लिखा गया, 70 में लिखा गया है और विभाजन के पश्चात से किस प्रकार के दर्द झेले हैं लोगों ने, उसी के पृष्ठभूमि में यह लिखा गया है। सर्वाधिक ये मूवी भी है, 2 गज जमीन जो है सर्वाधिक ये मूवी भी है। अगला सर्वाधिक जनजाति संख्या किस ज़िले में है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यह पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, भिखारी ठाकुर हैं और यह भोजपुरी के शेक्सपियर भी इनको कह दिया जाता है, अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। मुख्य रूप से है क्या कि इनका बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी के गायन क्षेत्र में, कला में बहुत बड़ा योगदान है इनका, बहुत अद्भुत रचनाएं की हैं इन्होंने। भिखारी ठाकुर जी का नाम याद में रखिएगा। बेगमों की शराबखोरी चित्र का चित्रकार कौन है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यमुना प्रसाद हैं बेगमों की शराबखोरी, और यह पटना कलम में बनाया गया है। बेगमों की शराबखोरी अर्थात बेगम लोग बैठ के किस प्रकार से मदिरापान कर रहे हैं उसी को चित्रित किया उन्होंने। बहुत सुंदर है यह आर्ट, कभी देखिएगा। कोई मुझे आर्ट की ज़्यादा पहचान तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चित्र को देखेंगे तो इसमें बहुत बखूबी तरीके से चटक रंगों का भी उपयोग किया गया, जैसे नारंगी,
येलो, इस प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है। एक छोटा सा कक्ष का चित्र है जहाँ पर एक हुक्का का भी रखा हुआ है और शराब के प्याले रखे हुए हैं और बेगम जो हैं 6 बेगमें बैठी हुई हैं और वो शराब पी रही हैं। तो यमुना प्रसाद की रचना है, पटना कलम की बहुत प्रसिद्ध रचना है यह। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षकम कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी, मुंगेर और आरा से प्रकाशित होती थी। विक्रमशिला और ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है? विक्रमशिला और ओदंतपुरी महाविहार, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, पाल कला से है, पाल काल के दौरान से है, पाल काल के दौरान से है, ये भी याद रखिएगा। पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हॉलैंड शैली में बना हुआ है यह। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका घर अभी है, मोस्टली लोग देख रहे होंगे पक्के के मकान में बैठे होंगे जिसमें ईंट से और बालू और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। ईंट को इस प्रकार से जोड़ा जाता है ना, इसी प्रकार से तो ईंट के जोड़ा जाता है, फिर यहाँ पर भी ईंट होता है, इसी प्रकार से ईंट के बीच में प्लास्टर होता है। ये किस शैली में बना होता है? तो इसको ब्रिटिश शैली बोलते हैं बंधुओं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो आपका और हमारा घर है, जो ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाने का प्रचलन है, ये ब्रिटिश शैली कहलाता है यह, तो ये भी याद रख सकते हैं। अब भारत में अब जो अधिकांश घर बनते हैं वो ब्रिटिश शैली में ही बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और समय लेकर के बताऊं, आधुनिक घरों में, आपके भी घरों में सभी जगहों पर लोगों का इच्छा होता है भाई शीशा लगवा लें, जबकि पहले के घरों में अगर आपको याद हो तो छत के ठीक नीचे यहाँ पर जालियाँ लगी होती थी जिस पर अलग अलग चित्र बने होते थे, मोर के, देवी देवताओं के। छत के ठीक नीचे दीवार के बीच में जालियाँ, इन जालियों के कारण से घर हवादार होता था और घर में गर्मी कम महसूस होती थी उन जालियों के कारण से, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन होता था इससे, है ना, और उससे घर का वातावरण सही रहता था। लेकिन शीशा लगने से भारत का जो जलवायु है वो शीशा वाला नहीं है। भारत में गर्म प्रदेश है, तो गर्म प्रदेशों में शीशा लगाना सस्टेनेबल नहीं माना जाता, इसीलिए आपको पंखा और एसी का सहारा लेना पड़ता है। जो पहले घरों में जालियां बनाई जाती थी, ईंट की जालियां बनाई जाती थी और इस प्रकार की सीमेंटेड जालियां होती थी। ये समय के साथ में ये सब कुछ बदल गया, जिसके कारण समय में ज़्यादा बिजली का उपयोग करना पड़ता है। वरना एक ज़माने में बिजली तो नहीं था, फिर भी लोग सही तरीके से रहते थे इसी गर्म भारत के प्रदेश में। अगला सवाल है, क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 25 दिसंबर। बौंसी मेले का संबंध किस ज़िले से है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ये, बांका ज़िले से है। सामान्य तौर पर ये जो मेला है ये जनवरी में आयोजित किया जाता है। 21 नंबर सवाल पर चलते हैं, लोकगीत लोरी गायन का स्वरूप निम्न से किस पर आधारित होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, वीरता पर आधारित होता है। झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? झरनी को झरनी ही बोलते हैं बंधुओं इंग्लिश में भी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मुस्लिमों से संबंधित है यह। बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? 22 का आंसर सी हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है यह। और इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल जो है ना एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए हर चीज़ का प्रैक्टिस करके जाना है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है, अगर आपने उनका प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपने उनको रिवाइज नहीं किया तो कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ बच्चों के मैंने देखे भाई कि खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कि टेस्ट सीरीज मत लगाओ और पास हो जाओगे। 67 बीपीएससी तक मैं भी यही बोलता था बच्चों को, क्योंकि सही था वो। लेकिन जब से निगेटिव मार्किंग आया तब से आपको लगाना ही पड़ता है, नहीं तो एग्ज़ाम में जाके आपकी हालत ख़राब होगी। क्योंकि प्रैक्टिस करना होता है भाई, प्रैक्टिस से चीज़ें सही होती हैं। और निगेटिव मार्किंग में आप कैसे केवल PYQ लगा करके चले जाएंगे, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए आसान सवाल ही सही लेकिन उसका प्रैक्टिस कीजिए, आसान टॉपिक ही सही लेकिन उसको प्रैक्टिस करके जाइए। आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे, निगेटिव बचेगा आपका। और अगर आपने कहे सुनी बातों में आकर कि टेस्ट सीरीज मार्केट के लिए होता है, बिल्कुल होता है मार्केट के लिए भी, बिल्कुल सही बात है, ये सच है। लेकिन अभ्यास के लिए भी होता है, कौन किस माइंडसेट से उसको देख रहा है ये मायने रखता है। मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि आज मेरा टेस्ट खरीद लो, मत खरीदो भैया, अब समय निकल चुका है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अभी भी जो 10-15 दिन है आपके पास में, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ से गो थ्रू हो जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कि किस प्रकार के सवाल हैं, आसान कठिन सभी प्रकार के।
इसको ज़रा मैच कीजिए 23 नंबर को, बीच में इधर उधर चला जाता हूँ मैं। देखिए हरदी मेला है, बौंसी मेला है, मलमास मेला है, सौराठ का मेला है। सौराठ का मेला मधुबनी में लगता है, बौंसी मेला बांका में लगता है, और मलमास का मेला राजगीर में लगता है, और हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है। सौराठ का मेला बड़ा ही खूबसूरत होता था पहले, अब तो बंद हो गया बंधुओं। क्या होता था पता है आपको? जो बिहार दरभंगा मधुबनी से होंगे, मिथिलांचल से, उनको पता होगा। जैसे जो लड़के सुन रहे हैं उनके लिए, अगर आप एक योग्य वर हो गए हैं तो आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल चांदन टीका लगा करके, धोती कुर्ता पाग पहन करके, और जा कर के वहाँ पर एक छोटा सा दुकान जैसा बना रहता है, उस पर जा कर के बैठ जाइए। अब लड़की वाले आएंगे शॉपिंग करने के, भाई कौन सा वर पसंद करके हमको ले जाना है। तो ये वर की सभा होती थी, सौराठ सभा। सौराठ में वर लोग बैठते थे, मतलब कि लड़के बैठते हैं, दूल्हे लोग बैठे रहते तैयार व्यार हो के अपना क्वालिफिकेशन ले करके, और जो लड़की वाले हैं घूम करके उसमें से देखते थे कि भाई कौन है सुयोग्य हमारी बचिया के लिए, उसको फिर पसंद करके ले जाते थे। सौराठ मेला अद्भुत होता था, अब तो बंद हो गया है यह। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? एक गरबा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2004 में इसको सम्मिलित किया गया है। अगले पर चलें। अगला देखिए क्या है। अगला ये छोटा सा ही पढ़ा देता हूँ, उसके पश्चात से हम लोग बिहार के पर्यटन पर आधारित सवाल करेंगे। पिछले साल ही देखिए पर्यटन पर आधारित सवाल पूछे गए हैं, कितने सारे सवाल पूछे गए। इन 2 चैप्टर्स मिला करके, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर और पर्यटन मिला करके 7 सवाल पूछे गए हैं 70 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले में अवस्थित देवनगर में है, और माना जाता है कि यहीं से सबसे पहली बार छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। जरासंध का अखाड़ा राजगीर नालंदा में अवस्थित है। राजगीर की जो मिट्टी वगैरह है वो पत्थरीय है, आपको पता होगा, लेकिन जरासंध का अखाड़ा जो है, चूँकि अखाड़ा जो बनाया जाता है मिट्टी, उसमें ढेर सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो वो कुछ इलाका है जो मैंने देखा है, मैंने ब्लॉग में देखा था यह, तो जो अखाड़ा है वहाँ पर बकरियाँ आती हैं, उस मिट्टी को चाटती हैं, क्योंकि वो उनको अलग स्वाद का लगता है। और पूरे पहाड़ी भाग में वो अखाड़ा का जो रीजन है वो केवल मिट्टी से बना है, वो भी ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल छूने में मुलायम हो। गया स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। मखदूम साहब की दरगाह बिहार शरीफ में है, जबकि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड राजगीर में अवस्थित है। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। चौसा नामक स्थान बक्सर जिले में अवस्थित है। बिहार भी अद्भुत है अपना, हिंदुइज्म से संबंधित इतने सारे पवित्र स्थल हैं, इस्लाम से संबंधित हैं, सिख से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वहीं पर हुआ था, बुद्धिज़्म से संबंधित स्थल है, जैनिज़्म से संबंधित स्थल है अपने बिहार में, क्या नहीं है। बौद्ध एवं जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदारगिरी बांका जिले में स्थित है। रौलिक स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों और बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ पर है? या तो पूर्वी चंपारण में है, केसरिया स्तूप जानते ही होंगे आप लोग। बिहार पर्यटन हेतु टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार के नाम से जारी की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार वर्तमान में चीन के सहयोग से किया जा रहा है। राजगीर की रत्नगिरी पहाड़ी पर विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है, जिसमें जापान सरकार से मदद की प्राप्ति हुई है। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पादरी की हवेली पटना में स्थित है। गोगाबिल अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था, और इसी फिरदौसी के बारे में सवाल पिछले बार 70 बीपीएससी में पूछा गया। और 70 बीपीएससी छोड़िए, उससे पहले भी 10 बार कम से कम बीपीएससी पूछ चुका होगा फिरदौसी के बारे में। ककोलत झील नवादा में है। कुम्हरार स्थल सबसे संबंध प्राचीन पाटलिपुत्र से है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादली की हवेली में स्थित है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में अवस्थित है। थावे का तीर्थस्थल गोपालगंज में है। थावे बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थस्थल में थावे बहुत प्रसिद्ध है। तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना में है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यही हुआ था। केसरिया विष्णु मंदिर के लिए सुप्रसिद्ध है। पुरातात्विक स्थल ताराडीह और शोभननाथ की पहाड़ी राज्य के गया जिले में स्थित है। ताराडीह, ये भी याद रखिएगा। अब एक बार बिहार भी मुझे घूमना है, जिसमें राजगीर और ये सब जगह पर जाना है।
1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक समाज के द्वारा किया गया था और यह सवाल 70 बीपीएससी पीटी में पूछा गया है और यह कठिन सवाल लोग मान रहे थे, जबकि यह बिहार जीके का सवाल है। बिहार जीके का सवाल है, 70 या 68 में पूछा गया था शायद, ये सवाल जो है पूछा गया है। चलिए पहले सवाल से शुरू कर। क्या है पहला सवाल? हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर बिहार के किस जगह पर स्थित है? डॉल्फिन के लिए जो रिसर्च केंद्र बनाया गया है तो यह बिहार के पटना में स्थित है। एक चीज़ देखना, आज सुबह सुबह मैंने बोला वो गलती से, उसका आंसर सही था, बोलने में शायद गलती की मैंने। भगवान बुद्ध ने पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, मैंने बोध गया बोल दिया, सारनाथ है वो तो सबको पता ही होगा, तो वो ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, इतना छोटा सा मिस्टेक हो गया था। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ पर? तो पटना साहिब पटना में ही तो होंगे और ये बीपीएससी में पूछा गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्न से किसे केंद्र में को प्रस्तावित किया गया है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गया को प्रस्तावित किया गया है। अगला है कि गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, सोनपुर मेला। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, पादरी की हवेली। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पूछा गया था। और देखिए अगला सवाल यही है 68 बीपीएससी का, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक समाज पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्न से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ब्लिसफुल बिहार है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? पादरी लिख दिया है तो पता ही चल गया भाई। 9 का आंसर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म से यह संबंधित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये औरंगाबाद में स्थित है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना म्यूजियम की स्थापना 11 का क्या आंसर हो जाएगा? यह 1917 में स्थापित हुआ था। एग्जाम में यही सवाल पूछ लेना तो आपको वहाँ पर तारे दिखेंगे, क्योंकि कठिन हो जाता है। अगला सवाल है कि पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो ए, पटना में यह स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है? तो यह चीन से समर्थित है। 13 का आंसर बी हो जाएगा। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ पर स्थित है यह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का इसका आंसर हो जाएगा, यह जैन धर्म से संबंधित है और जमुई में स्थित है लछुआर। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ पर स्थित है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पटना में। हसन खान की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, सासाराम में। गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब सभा कहाँ पर अवस्थित है? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यह गया में स्थित है। मायावती मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, 2002 में इसको शामिल किया गया था। अगला जो टॉपिक है वो बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित है। देखिए यहाँ से कितने सवाल 70 बीपीएससी प्री में पूछे गए हैं। यानी कि आज का जो मैंने 3 चैप्टर करवाया है ना, इन तीनों को मिलाकर के 70 बीपीएससी में 12-13 सवाल करीब में आए थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो वैसे कम से कम 10 सवाल तो पूछे ही गए थे, 10 आपको मैंने दिखा दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में, 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1912 पटना अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आर.एन. मधुलकर थे। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये जो था इसको सर्वहितैषी नाम दिया गया, सर्वहितैषी नाम था। वैसे एक चीज़ ये भी है कि ये सर्वहितैषी को लेकर विवाद भी हुआ था, क्योंकि बिहार बंधु जो है उसको माना जाता है पहला दैनिक समाचार पत्र, और उसके संपादक थे केशव राम भट्ट थे। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पर बिहार बंधु ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इनमें से हो जाएगा सर्वहितैषी प्रथम हो जाएगा।
अगर वैसे पूछे तो बिहार बंधु है जो 1872 शुरू हुआ था। सर्वहितैषी 1874 या उसके बाद 1880 है शायद, 1874 के आसपास से शुरू हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, बिहार बंधु के बारे में भी याद रख सकते हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बतख मियाँ इनका नाम था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बतख मियाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की थी? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? 7 का आंसर जो हो जाएगा ये बी है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्न से किस शहर में हुआ था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भागलपुर से थे। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये जो राजनीतिक दल था इसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? और मनरेगा स्कीम के लिए इनको जाना जाता है, इन्हीं का शुरू किया हुआ वह स्कीम था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11वीं लोकसभा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये जो किताब है ये CR दास के द्वारा लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पुरुलिया से थे, पुरुलिया से थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूर्णिया के समीप में ही यह जगह है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ये मुरली भरावा के। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, सोशलिस्ट पार्टी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र की? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, पटना। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? कई बार पूछा गया है। 19 का आंसर हो जाएगा बी, रांची। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, 1942 में भारत छोड़ो के दौरान। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये थे समाजवादी। अगला है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, अम्हरा गांव से थे। बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, बांकीपुर जेल। सजानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। उन्होंने किसी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार के रहने वाले थे। पता ही होगा आपको, जगह स्पेसिफिक अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा कहाँ के थे, बिहार के किस ज़िले के थे। अब ये तो पता होना चाहिए भाई राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के थे। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनकी जीवनी बचपन में हमने पढ़ी हुई है कि इनके कॉपी पर लिख दिया था कि भाई जो परीक्षा दे रहा है उसको हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, जो कॉपी चेक कर रहा था उससे भी ज़्यादा नॉलेज है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती राम प्यारी। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, कहाँ से? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर से। स्वामी सहजानंद जी का संबंध था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन से, और सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक से सबसे संबंध था इनका। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन में मिली थी? तो पता ही होगा आपको कि 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति, उससे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, आनंद पांडे। अगला सवाल है बिहार स्पेशल है गुरु, इसमें इसी प्रकार के सवाल आते हैं। ललित नारायण मिश्र निम्न से किससे संबंधित नहीं हैं?
तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये गलत है, रेल मंत्री रहे अशोक पेपर मिल की स्थापना, मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना और इंदिरा गांधी जी के सरकार में काफ़ी अच्छे खासे पद पर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को किन पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। संगीत नाटक अकादमी, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सभी से बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने नानी के घर दरभंगा में रह करके शहनाई बजाना सीखा था। महासुंदरी देवी का संबंध है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, पेंटिंग से। पीर अली पेशे से थे, 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, गया जिले से। आजकल राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है ये नाम। निम्न से कौन सा कार्य मौलाना मजरुल हक से संबंध नहीं रखता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, अशोक पेपर मिल की स्थापना। बाकी अंजुमन इस्लामिया के गठन, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना। अशोक पेपर मिल को दरभंगा महाराज ने स्थापित किया था, कुंडेश्वर सिंह ने स्थापित किया था। दरअसल में दरभंगा महाराज जो थे उनके बारे में पढ़िएगा कभी डिटेल में, तो उन्होंने बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए थे पूरे दरभंगा राज्य के अंतर्गत, बहुत सारे, इतने सारे कि वहाँ से पलायन नहीं होता था, लेकिन समय के साथ सारा बर्बाद हो गया। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार केसरी के नाम से। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक को क्या कहा जाता है? तो विदेशिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो अशोक पेपर मिल की स्थापना दरभंगा महाराज ने किया था, बाकी तीनों मजरुल हक जी से संबंधित है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।